नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे अनुभवी प्रशासनिक सेवा दे चुके आईएएस अफसर से जो आजकल किताबें लिख रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, केंद्र में भी आप काम करे, प्रतिनियुक्ति आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस समय की ब्यूरोक्रेसी को, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे काम हो सकता है? देखिए, मेरा भी 38 साल का अनुभव आईएएस सेवा में रहा। सन 78 बैच में मैं आया था और 2016 जून में रिटायर हुआ। तो बहुत अनुभव मेरे भी रहे अपने इस कार्यकाल में। और मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी की भूमिका बहुत अहम होती है कहीं भी गवर्नेंस जो है उसको सही तरीके से आगे बढ़ाने में। और आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है वो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, कि किस प्रकार पब्लिक सर्विस की डिलीवरी जो है वो सही तरीके से हो और सही तरीके से उसके फ़ायदे जो हैं वो जो लाभार्थी है उस तक पहुंच सके, सिटीज़न तक पहुंच सके। ये सबसे बड़ी एक चुनौती और चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी के सामने। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, विशेष तौर पर यूपी काडर के अधिकारी हैं, बहुत ही सक्षम और अच्छे अधिकारी भी हैं, वो ऐसा करने में सफल हो पाएंगे। सर, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो पिछड़ेपन में गिना जाता है। अभी भी ये पिछड़ेपन की जो चीज़ देखी जाए उत्तर प्रदेश में, अभी भी पिछड़ेपन के दिखते हैं। क्या प्रमुख कारण दिखता है और आपको क्या लगता है कि इसको प्रदेश की बीमारी जो पिछड़ेपन की, उससे कैसे मिल सकती है? ये एक उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहूँगा रहा है कि बीमारू नाम से ये प्रदेश जाना गया, जो बीमारू प्रदेश रहे हैं। और बार बार हम लोग हमेशा ये भी कोशिश करते हैं कि अब इसको बीमारू प्रदेश से बाहर लाना है, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन का जो है वो एक प्रॉब्लम है, समस्या रहती है कि लोग इसको उस तरीके से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में विकास काफ़ी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी सुधार कार्यक्रम भी चले हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। ये बात सही है। एक तो बहुत विशाल प्रदेश है, उसमें जनसंख्या बहुत है, तो उस जनसंख्या के हिसाब से जो है उसमें समस्या आती है कि इतनी जनसंख्या का प्रदेश जो है उसमें समस्याएं भी उतनी ही अधिक होती हैं। दूसरा जो है, क्षेत्रीय विषमताएं भी बहुत हैं, अलग अलग हैं। बुंदेलखंड की अलग समस्याएं हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग हैं, तो हर ज़िले की अलग है। तो कोई भी आप विकास की नीति बनाएंगे तो एक नीति से काम नहीं चलेगा, आपको हर ज़िले की वो जो है विशेष परिस्थिति उसको ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, तब उसका विकास हो पाएगा। तीसरा, मैं समझता हूँ कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आधारभूत सुविधाएं विकसित करना, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन पे जोर दिया जाएगा तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश विकास की गति में बहुत तेज़ बढ़ जाएगा। और ये तो एक जायंट है, एक तरीके से कहिए ना, कि ये जिस दिन जग जाएगा और या जग रहा है और तेज़ी से जग जाएगा तो विकास इतनी तेज़ी से होगा कि ये अग्रणी प्रदेशों में से एक होने की पूरी संभावना है। यूपी में आपने जब कार्यकाल में थे, आप काम करते थे, तो आपने किस तरीके की दिक्कतें महसूस की और क्या क्या दिक्कतें आई आपके सामने? देखिए, दिक्कतें तो कोई भी काम करने में हमेशा आती हैं, वो भी एक विशाल प्रदेश के प्रशासन में आती हैं, क्योंकि आपको तमाम चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम करना आसान नहीं होता है। तो ब्यूरोक्रेसी का तो रोल ही यही है कि वो समस्याओं को समझे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसको देखते हुए ऐसी रणनीति बनाए जो उसको कारगर सिद्ध हो, और न केवल रणनीति बनाए पर जो नीति बनाए उसको लागू करे। ब्यूरोक्रेसी का मुख्य रोल तो लागू करना है। नीति बनाने में तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाता है ब्यूरोक्रेसी की सलाह पे, लेकिन लागू करना पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेसी का वो है, हक है, उसका दायित्व है। और वो बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने थी कि किस तरीके से इतनी बड़ी विशाल ब्यूरोक्रेसी को एक टीम के रूप में पिरोया जाए, जिससे कि वो हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन तक हम किस प्रकार जो हैं वो पहुंच सके। तो मैं समझता हूँ ये मुझे एक सफलता अवश्य मिली कि मेरी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया और हम लोग एक टीम भावना से काम कर सके, एक टीम स्पिरिट से काम कर सके। और जब ऐसा काम होता है तो निश्चय ही परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। सर, अगर बात की जाए सरकारें में नीतियों की और कार्यक्रमों की, तो राजनीतिक दखल अंदाजी बहुत होती है, लाल फीताशाही की बात होती है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बात की जाए तो किस रूप में वास्तव में इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि कितनी दखल अंदाजी होती है और इससे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले आपने दो चीज़ें कही, मैं एक एक करके देता हूँ। एक तो आपने लाल फीताशाही कही। अब लाल फीताशाही तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक आरोप जो है हमेशा अधिकारियों की या ब्यूरोक्रेसी के विरुद्ध लगाया जाता है कि वो लाल फीताशाही में ही बंद के रह जाते हैं। अब इसके देखिए, इसको भी समझने की बात है। ये बात सही है कि लाल फीताशाही से बाहर निकल के आना है, और बल्कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी
इन्वेस्टर मीट में ये बात कही कि हम लाल फीताशाही की बजाय रेड कारपेट जो है इन्वेस्टर्स को देंगे। तो अब पॉइंट ये है कि लाल फीताशाही से कैसे उबारा जाए ब्यूरोक्रेसी को, कैसे वर्क कल्चर में जो संस्कृति है कार्य की उसमें बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि सरकार में कई नियम कानून बहुत ज़्यादा बने होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बहुत बने होते हैं, प्रोसेसेस बनी होती हैं, और ये आवश्यक भी हैं क्योंकि सरकारी धन से आप काम करा रहे हैं, इसलिए आपकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की तरफ होना बहुत आवश्यक है। और ये सब सिस्टम्स इसीलिए बने हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी निश्चित हो सके। लेकिन कभी कभी वो अपने आप में ही उद्देश्य बन जाते हैं कि खाली उन प्रोसेसेस को ही पूरा किया जाए और उसका एंड रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, उधर ध्यान नहीं जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी को दोनों चीज़ देखना है, प्रोसेस भी सही हो क्योंकि सरकारी धन का सही उपयोग होना है, पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भी आवश्यक है, लेकिन प्रक्रिया में ही बंद के नहीं रह जाना चाहिए। ये देखना चाहिए प्रक्रिया किस उद्देश्य के लिए है, उसका उद्देश्य जो है, जो लक्ष्य है, ये जो आउटकम है, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचना आवश्यक है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक किसी भी अधिकारी की नेतृत्व क्षमता इसी पे रहती है कि वो स्वयं लाल फीताशाही के बाहर आ सके और अपनी पूरी टीम को उसके बाहर ला सके कि उद्देश्य की तरफ या आउटकम की तरफ। सर लेकिन राजनीतिक दखल अंदाजी की दूसरा बात एक प्रश्न था आपका राजनीतिक दखल अंदाजी का। देखिए, राजनीतिक दखल अंदाजी शब्द जो है वो बहुत चर्चा का विषय रहता है और ब्यूरोक्रेसी में भी हम लोग इसमें बहुत चर्चा करते रहते हैं। सर एक चीज देखी गई खासतौर से आपके कार्यकाल के दौरान, जब पूर्व सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, 2014 के इलेक्शन तक चीज़ें दूसरी थी, सरकार में जो चल रही थी उससे लोग खुश नहीं थे और उसका रिजल्ट 2014 की इलेक्शंस में भी देखने को मिला। लेकिन 2014 के बाद जो गति आप लोगों ने पकड़ी है, सरकार ने जो योजनाएं बनाई और उसके क्रियान्वयन को लेकर आप लोगों ने जो काम किया, उसको किस तरीके से किया? क्योंकि 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम कर देना कितना बड़ा टास्क था और किस तरीके की मेहनत हुई? नहीं, बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन मैं उस दौरान मुख्य सचिव था, तो मैं कहूँगा इसमें सफलता मुझे इसीलिए मिली कि मैंने अधिकारियों को पूरा एक सपोर्ट दिया और मैंने अधिकारियों में एक टीम भावना पैदा करी और वो टीम भावना पैदा, अधिकारियों को लगा कि अगर वो निर्णय लेंगे तो निर्णय लेने पे उनको पूरा सपोर्ट मेरा मिलेगा। और मैंने एक सारे संस्कृति इसी की रखी कि आप निर्णय लो, जल्दी निर्णय लो, त्वरित निर्णय लो और जो भी काम है उसको तेज़ी से करो। और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग अपने लेवल से हर योजना की, हर स्कीम की अपने स्तर से किया करता था, तो उससे और निर्णय अपने स्तर पर भी लेता था। ये नहीं कि मैं निर्णय लेने से भाग रहा हूँ तो फिर मेरे नीचे वाला भी निर्णय लेने से भागेगा। मैं अपने स्तर पे, अपने कंधों पे जब जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ तो वो लोग भी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते थे, आगे बढ़ते थे। तो इस वजह से कार्य संस्कृति बनी। और मैं, आप सही कह रहे हैं, हम लोगों ने विकास की तमाम योजनाएं, जैसे बहुत मुझे संतोष भी है इस बात का, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को 24 महीने में बना के तैयार कर दिया, लखनऊ की मेट्रो को 22 महीने में बना के तैयार कर दिया, डायल 100 की योजना को हम लागू किया, 1090 लागू किया, 108 एम्बुलेंस सेवा लागू करी और आप देखिए IT सिटी बन के तैयार हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हम लोग उस समय कर पाए वो इसी वजह से कर पाए कि जब अधिकारी की लोग पूरी, क्योंकि क्षमता सब में होती है, बस वो टीम भावना की बात होती है, आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ की बात होती है, उसमें जब अधिकारी लोग काम करते हैं तो रिजल्ट जो है वो निश्चय ही सामने आते हैं। अब पूर्व लग गया, अब आप रिटायर हो गए, लेकिन आपने अपने कार्यकाल के दौरान बतौर मुख्य सचिव, और आपको IDC की भी जिम्मेदारी मिली थी, आप उसमें भी काम किए। इस समय इतना बड़ा निवेश की बात हो रही है, जितना बजट आया 4,28,000, उतना ही निवेश की बात और घोषणा की मुख्यमंत्री ने। क्या लगता है कितना संभव है? क्या निवेश में MOU साइन हो रहा और उनको एग्जीक्यूट करके धरातल पे लाना कितना संभव है? देखिए, पूंजी निवेश बहुत आवश्यक है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हमारा प्रदेश पीछे रह गया। और जो आपने शुरू में प्रश्न पूछा था बीमारू प्रदेश का, उसका एक कारण ये भी रहा कि यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाया था। इसलिए इस पे और इसमें महत्व देना बहुत आवश्यक है किसी भी सरकार के लिए, और जो वर्तमान सरकार भी दे रही, मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है ये। और जो ये बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, ये भी बहुत ही विशाल पैमाने पे हुआ है। और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ समाचार पत्रों में कि 4,26,000 करोड़ के पूंजी निवेश के MOU साइन हुए हैं। ये बड़ी भारी संख्या है, एक बहुत अच्छा वो पहल है, और हर क्षेत्र में MOU साइन हुए हैं। तो ये बहुत ही एक सफल जो है तरीके का काम जो है ये हुआ है इसमें पूंजी निवेश का। और इसको अब पूरी टीमें भी बन गई हैं। मैं पढ़ रहा था कि नोडल ऑफिसर बन गए हैं, एक एक पूंजी निवेश के पीछे एक एक टीम लगा दी गई है जो देखेगी कि इसको धरातल पे उतारे। ये सबसे आवश्यक है। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी अपने वक्तव्य में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही थी। इसी बात पर लोगों ने जोर दिया था कि भाई इसको हमें उतारना है और देखना है कि वास्तविक की पूंजी निवेश आए 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जो भी इसका
समयबद्ध कार्यक्रम हो, उसके अंतर्गत ये पूंजी निवेश आ जाना चाहिए। और अगर ये पूंजी निवेश आता है वास्तव में, तो निश्चय ही इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे और निश्चय ही उस पूरे क्षेत्र का विकास भी होगा। काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश की जो है भूमिका जो है वो बदलेगी। सर, प्रायोरिटी इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने तो लगभग यूपी का दौरा भी किया हुआ है, यूपी को समझा भी हुआ है। प्रायोरिटी इंडस्ट्री क्या है जिससे रोजगार सृजन भी हो सके और उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे भी आ सके? जैसे प्राथमिकता उत्तर प्रदेश, देखिए कृषि प्रधान प्रदेश है, हमेशा मैंने इस बात पर बल दिया है। देखिए हमारे यहाँ जीडीपी का 25% जो है वो कृषि से आता है और 65% लोग का जीवन जो है वो कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, हम कृषि में आप देखिए गेहूं में नंबर 1 के उत्पादन का प्रदेश अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 का प्रदेश है तो हम हैं। ये गन्ने में नंबर 1 के हम हैं। तो आप देखिए ये कई फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी तीसरे नंबर पे हैं हम लोग। तो आप देखिए कई चीज़ों में ऐसे, पोटैटो में नंबर 1 पे हैं, आलू में। तो कई ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिसमें हम लोग सबसे अधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। अब प्रश्न यह है कि इसको जो है इसमें वैल्यू ऐड होनी चाहिए, इसकी सफल प्रोसेसिंग होनी चाहिए और सफल प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री लग के ये उत्पाद कंज्यूमर तक पहुंचने चाहिए। तो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को मैं समझता हूँ, या इसको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आप कहना चाहें, मैं सबसे अहम सेक्टर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हो सकता है। सर, आपने बताया कि ये प्रायोरिटी इंडस्ट्री हो सकती है क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इसे कहा जाता था, एग्रीकल्चर कैपिटल है उत्तर प्रदेश। अब अगर बात की जाए, आपके समय में एक चीज़ बहुत प्रैक्टिस में थी, कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ इंटर स्टेट्स। दूसरे राज्यों से आप लोगों ने कंपैरेटिव स्टडीज़ बहुत की। कितना सफल हुए और क्या चीज़ें, उससे क्या सफलता मिली, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। कहाँ कहाँ आप लोगों ने स्टडीज़ की और क्या कामयाबी पाई? नहीं देखिए, स्टडी तो और प्रदेशों की हमेशा करते रहना चाहिए, इसलिए कि कई कई अच्छे प्रशासनिक अनुभव जो हैं वो अन्य प्रदेशों का स्टडी करने से हम लोग को मिलते हैं कि वहाँ किस प्रकार का ढांचा है प्रशासनिक, वहाँ किस तरीके की कार्य प्रणाली है, किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं और किसको हम अपने प्रदेश में लाके लागू कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने भी किया और अभी भी हो रहा है और होते रहना चाहिए, ये मैं इसके बारे में कहूँगा। और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात कही, तो अगर औद्योगिक प्रदेश हैं जो कि आगे हैं, कई चल रहे हैं, जैसे दक्षिण भारत के चाहे पश्चिम भारत के प्रदेश हैं जिनमें औद्योगिकीकरण काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ है, तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि वहाँ की क्या वातावरण किस प्रकार का सृजित हुआ कि औद्योगिकरण वहाँ का हुआ, उसी प्रकार का वातावरण हमें अपने यहाँ भी जो है सृजित करने की आवश्यकता होती है। तो ये सीखना अन्य लोगों से तो बहुत आवश्यक है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही को सब मालूम है, और इन प्रदेशों में भी बहुत बहुत काम हो रहा है। उनसे जो अच्छे उनकी कार्यप्रणाली है या अच्छे अनुभव है या अच्छे गवर्नेंस के वो मॉडल्स हैं, उनको ज़रूर लेना चाहिए। सर, आपने अन्य स्टेट्स की बात जैसे बताई कि सीखना चाहिए। दक्षिण राज्यों की बात करें तो जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पे उतने नहीं है जितने उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र में है, नॉर्दर्न एरिया में है। उसके बावजूद वो विकास की दौड़ में सबसे आगे हैं। क्या वजह रहती है, क्या कारण मानते हैं? क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का जो मनोबल है या इच्छा शक्ति है वो कम है, इसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाए? नहीं, ब्यूरोक्रेसी की इच्छा शक्ति या मनोबल की बात मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसका कारण है। ब्यूरोक्रेसी तो वही वहाँ भी है, यहाँ भी है। वही आईएएस सेवा से लोग, आईपीएस सेवा से लोग, आईएफएस सेवा से लोग जाके काम कर रहे हैं उन्हीं प्रदेशों में। वैसी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं सब जगह जो काम कर रही हैं, और अच्छे अच्छे अधिकारी वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो प्रश्न आता है कि कुछ ऐतिहासिक कारण रहे, कुछ ये कारण रहे कि किस प्रकार कभी कभी जैसे रहता है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी कहीं पे ज़्यादा रही तो विकास ज़्यादा हो गया, कहीं पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी नहीं रही, उसकी वजह से विकास रुक जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है जैसे मैंने बात बताई उत्तर प्रदेश की तो एक कारण यहाँ की जनसंख्या का प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा रहा और उसके लिए उतना ही अलग तरीके से एफर्ट करने की आवश्यकता भी महसूस होती है। तो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे उत्तर प्रदेश को केरल से कंपेयर करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि केरल अगर विकसित हुआ तो क्यों हुआ और उत्तर प्रदेश क्या वैसे, तो वो मुश्किल, उनसे अनुभव से हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरीके का कंपैरिजन जो है वो संभव नहीं हो पाता है। यहाँ हमको अपनी समस्याओं को देख के अपनी ही एक योजना और रणनीति भी बनानी पड़ेगी। अनुभव से सीखें ज़रूर दूसरों से, लेकिन बनाना अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही काम करके करना पड़ेगा। और अब मैं समझता हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हमको बीमारू लोग नहीं कहेंगे, बल्कि ये ज़रूर कहेंगे कि एक अग्रणी प्रदेश है सर। लेकिन आपको नहीं लगता बहुत देर हो गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगभग 9 प्रधानमंत्री मिले, गैलेक्सी ऑफ टॉप लीडर्स मिले,
लेकिन पिछड़ेपन की बात की जाए, अभी भी अमेठी और रायबरेली हम जब जाते हैं, जहाँ पे 10 साल से सरकारें रहीं, केंद्र में पावर सेंटर रहा, लेकिन वहाँ की सड़कें आज भी दुरुस्त नहीं। कहने के लिए कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री और तमाम फैक्ट्रीज डाल दी गई, लोगों को रोजगार मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ रोजगार दे के अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागना ही लीडरशिप रह गई है? ये आपसे बतौर एक सीनियर आईएएस अफसर जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये सब चीजें देखी। किसी पॉलिटिकल विल से वोट इलेक्शन तक होती है, विकास के लिए नहीं होती है? नहीं, पॉलिटिकल विल मेरे ख्याल से अब मैं तो देख रहा हूँ इधर कई सालों से ये है बात कि ये एक रियलाइजेशन हो गया है कि पॉलिटिकल विकास करना आवश्यक है और पॉलिटिकल विकास के लिए मिल रही है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप भी इस तरफ बढ़ रही है, काम हो रहा है। देखिए, विकास हुआ भी बहुत है, बदलाव भी बहुत आया है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदली हैं, बहुत बदलाव आया है, लेकिन ये है कि चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा आपने कहा, अभी बहुत कुछ और काम करना बाकी है। अभी बहुत कुछ लोगों को रोज़गार और देना बाकी है, बहुत कुछ और सड़कें बनना बाकी हैं, बहुत कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम होना बाकी है, बहुत कुछ और प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं। तो वो है, एक निरंतर प्रक्रिया है विकास की, और इसमें देर, ठीक है, देर की बात है, लेकिन जब भी आप जो है उसमें काम होना शुरू हुआ है वो ठीक है। अब उसमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने जिस तरीके से अपनी बात बताई, क्या समस्याएं रहती हैं और क्या क्या काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, भले ही सरकार कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करता है, समस्या कहाँ पे आती है सर? जो अगर बात की जाए, आपको इधर हाल फिलहाल के दशकों में ये देखा गया, जो ब्यूरोक्रेसी है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित दिखी। ये कहा जाने लगा इनकी सरकार आएगी तो इन अफसर्स को ऊपर अपग्रेड किया जाएगा, वो उनके एजेंट्स के तौर पे काम करने लगे। इस तरीके की बातें बड़ी आम है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ब्यूरोक्रेसी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक पूरा वो एरिया है जिसमें उसको काम करना है। उनका काम ही यही है कि जो भी पार्टी पावर में आती है, उसकी जो भी नीतियाँ होती हैं, उनको वो सही तरीके से, सफल तरीके से उसको लागू करे और मन से और डेडिकेशन से काम करे। यही जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिक अलाइनमेंट, मैं तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सही, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा होना शुरू हो गया है, काफ़ी होने लग शुरू हो गया है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकली अलाइन कभी भी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं। इससे ब्यूरोक्रेसी की उस पर शाख पे असर पड़ता है। फिर ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से उनको काम करना है उस तरीके से नहीं कर पाती है, और पब्लिक की निगाह में भी उनका फिर दूसरी तरीके से पब्लिक भी उनके बारे में देखने लगती है, सोचने लगती है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को किसी से अलाइन होने का बिल्कुल नहीं चाहिए, और जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ भी मैं जरूर कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा भी हो जा रहा है, आजकल मैं देख रहा हूँ एक जो ट्रेंड है, जो भी इसके बारे में देख रहे हैं, कभी कोई अधिकारी अगर किसी सरकार में अच्छे पद पे रहा है या किसी उस पे रहा है, तो भी कभी कभी दूसरी पार्टी आती है पावर में, तो वो सोचने लग जाती है कि ये उनके अधिकारी रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल दृष्टिकोण सही नहीं है। अरे, अधिकारी जिस भी पार्टी में या जिस भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो उस गवर्नमेंट का अधिकारी है, उसकी जो नीतियाँ होंगी उसको लागू करेगा। कोई उसमें रह के काम कर रहा हो, अच्छा रहा हो, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो किसी सरकार का अधिकारी है। ये बात है। सर, आपने 38 साल लगभग से भी ज़्यादा का समय दिया होगा अपने कार्यकाल में, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। अब जो इस समय दौर देखे को जा रहा है वो यंग लीडर्स का है। अखिलेश जी की बात करें, योगी जी की बात करें, तमाम वो लीडर्स सामने आ रहे हैं, यंग लीडर्स नए विजन के साथ आ रहे हैं। कितना इससे प्रभाव पड़ेगा? हम तो यूथ वाला देश है पूरा, और यूथ वाला प्रदेश है हम लोग, और सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आप देख ही रहे हैं कि 64% लोग ऐसे हैं जो कि 15 से 35 वर्ष की आयु में है उत्तर प्रदेश में भी। तो इसके तो सही बात है, जब ये है स्थिति, तो फिर यूथ लीडरशिप तो डेवलप होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि यूथ में वो ऊर्जा होती है, वो शक्ति होती है कि वो एक बदलाव ले आए, एक परिवर्तन ले आए। हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस का भी अपनी जगह है, पर यूथ की लीडरशिप होना, मैं समझता हूँ, एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा पहल है। और ये हर राजनीतिक पार्टी में आप देख रहे हैं कि यूथ आगे आ रहे हैं, यूथ आगे बढ़ रहा है। और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस बात का ध्यान रखती हैं कि हमारी नीतियों का यूथ पे क्या असर हो रहा है, क्योंकि यूथ मेन वोटर भी हो गया है। यूथ ही अब तय करेगा पॉलिटिकल एजेंडा या गवर्नेंस का एजेंडा, यूथ ही बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये होना चाहिए, तो है ना, इससे ऊर्जा आती है पूरे उसमें, मैं समझता हूँ। सर, आपके कार्यकाल के जो समय जो बड़ी बड़ी योजनाएं चली हैं, जिसकी आप बात करो, रिवर गोमती फ्रंट और तमाम योजनाओं की बात की जाए, आगरा एक्सप्रेसवे, इन सब के ऊपर एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आप क्योंकि मुख्य सचिव थे, आप हाईएस्ट पोस्ट पे थे, अब आप इस पे के बारे में, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हो, आप बाहर आ चुके हो, अब आप इन सब आरोपों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सीबीआई को रिकमेंड किया गया, लेकिन बहुत सारी जांचें अभी वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुई हैं। तो इस सब के बारे में आप क्या कहते हो? क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी बनती थी,
आप इस पूरे ओवरऑल जो सिनेरियो चला, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ये तो चलता रहता है, ये होता है। सरकारें बदलती हैं तो ये सब बातें आती हैं। कहा जाता है कि पिछली सरकार में ये हुआ, नहीं हुआ, पिछली सरकार वाले कहते हैं नई सरकार में ये हुआ। ये सब तो एक पॉलिटिकल वो चीज़ें हैं उसमें। लेकिन हम ये कहते हैं, मेरा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट ही है। जहाँ तक आपने नैतिक कहा, हम लोगों ने तो नैतिक हमेशा इस तरीके से हर काम को किया है कि सही तरह से, ईमानदारी से और पूरी उससे हर काम किया जाए और सही तरीके से काम हो और धन का सही उपयोग हो, और इसीलिए तमाम योजनाएं लागू भी हुई और होती रही हैं। और रही बात, मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि वंस अगेन जो मैंने शुरू में बात कही थी, पॉजिटिव दृष्टिकोण से काम होना चाहिए। पॉजिटिव दृष्टिकोण ये है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, किस दिशा में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो गति आगे बढ़ती रहनी चाहिए निरंतर, वो रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। और इसमें ना हो जाए कि आरोप प्रत्यारोप में अगर केवल हम लोग रह गए तो फिर कहीं कभी कभी गति आगे नहीं बढ़ती, तो वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा मेरी एक फीलिंग है। बाकी अगर कहीं किसी ने गड़बड़ किया है, कुछ किया है और जांच होती है और उसमें गड़बड़ी में पाया जाता है, तो निश्चय ही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये है कि कार्रवाई भी जहाँ गलत हो वो हो, लेकिन विकास की गति आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए और एक समर्पण भाव, क्योंकि पब्लिक की तरफ है, आम जनता की तरफ है, सभी का, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सबका है। तो सबको इसी प्रकार काम करना आवश्यक है। सर, आपके समय में के जो अधिकारी रहे उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन आपके ऊपर हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से एक इमेज बनी रही। लोगों ने आपके खिलाफ कभी आज तक ना छपा देखा हम लोगों ने, ना कभी कोई गलत नेगेटिव चीज़ आई। पब्लिक में भी आपका परसेप्शन बहुत अच्छा रहा। इसको आपने कैसे मैनेज किया, मैं मतलब ये क्या कारण था? ये मेरा सौभाग्य है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात का, पब्लिक का भी और सबका जो नहीं, ऐसा आपका मेरे बारे में ओपिनियन रखा। लेकिन इसका मेन रीज़न यही रहा है, निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी रहा है। आप मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो, निष्पक्ष रूप से अपना काम करो। ये ना देखो कि मेरे सामने जो काम लेके व्यक्ति आया है वो कौन है, बड़ा व्यक्ति है कि छोटा व्यक्ति है, अमीर है कि गरीब है, इस राजनीतिक पार्टी का है कि उस राजनीतिक पार्टी का है। मैंने कभी ये नहीं देखा। जो जनता की समस्या आई, जो किसी का समस्या है, मैंने उसको तुरंत निदान करने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वास्तविक निदान करने की कोशिश की, पॉजिटिव दृष्टिकोण से निदान करने की कोशिश करी। तो इससे क्या होता है कि लोग में संतुष्ट होकर जाते हैं कि हाँ, वो सुनवाई हो रही है, कि हमारी बात जो कहीं सुनी गई, हमारी समस्या पर हल किया गया। अगर इस प्रकार की मैंने कार्यशैली अपनी हमेशा रखी। दूसरा, मैंने हमेशा ये रखा था कि मैं पब्लिक से खूब मिलता रहा हमेशा। चीफ सेक्रेटरी के समय भी मैंने रखा था पूरा 1 घंटे का समय, 3:30 से 4:30 रोज, जब मैंने सचिवालय में पास सिस्टम भी खत्म कर दिया था कि पास भी नहीं बनना है, जो आएगा मुख्य सचिव से मिलने उसको ऊपर भेज दिया जाए और आके मुझसे मिले। और एक दिन में 250-300 लोग तक उस 1 घंटे के अंदर मुझसे मिला करते थे, अपनी समस्या बताया करते थे। गांव-गांव से लोग आते थे, मोबाइल पे मुझको मैसेजेस करते थे, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करता था। मेरे उस पर आते थे, ईमेल पे आते थे, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करता था। तो जितना ज़्यादा आप ऐसी कार्यशैली बना लें कि आप पब्लिक से जुड़ें, पब्लिक से मिलें, उनकी समस्याओं को सुनें और हल करें, मैं समझता हूँ आपकी छवि जो है पब्लिक में हमेशा अच्छी रहेगी। और अधिकारी के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो उसकी एक कमाई है उसके पूरे जीवन की, वो यही है कि वो उसके सेवा काल के बारे में आम जनता क्या कहे। सर, आपके समय की बात करें, जब सरकार जा रही थी, मतलब खत्म हो रहा था, टेन्योर नया शुरू होना था, इलेक्शंस होने वाले थे, एक बड़ी रोचक चीज़ होने लगी और ये बात भी आरोप लगने लगे अखिलेश सरकार पे कि 5-5 मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग अधिकारी वहाँ से भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री कैडर के हैं। आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रोचक है, इसको इंटरेस्टिंग रूप में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि बातें तो बहुत हार्डशिप की थी कि भाई सरकार 5-5 मुख्यमंत्री चला रहा है। आप लोग जब ये बातें सुनते थे और आप लोगों के ऊपर क्या इस तरीके का प्रेशर रहता था कि 5-5 लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, या इस तरीके कभी असमंजस आया है? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए वो जो मैंने सीधी बात कही ना कि जो अधिकारी है उसको अपना काम करना चाहिए और काम करने की एक प्रक्रिया बनी है, एक सिस्टम बना है, उसके तहत काम करना है। उसको ये समझना है कि काम वो पब्लिक के लिए कर रहा है और पब्लिक के रिजल्ट उसको देने हैं। एक ऐसे उससे तीव्रता से काम करना है, प्रॉम्प्टली काम करना है, अच्छा काम करना है, भ्रष्टाचार मुक्त काम करना है, पारदर्शिता से काम करना है। और उस तरीके से आप काम करते रहे तो अधिकारी को इन सब चीज़ों को सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि क्या ये सब तो देखिए ये चलता रहता है, समाचार पत्रों में बातें आती रहती हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स होते रहते हैं, वो सब चलता रहता है। अधिकारी को इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। सर, आप अभी आजकल आप कई यूनिवर्सिटीज़ में या कई बच्चों को, छात्रों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ सभी को मार्गदर्शन मिले कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मूल मंत्र रहेगा? देखिए, मूल मंत्र यही है कि आईएएस में जो आना चाहते हैं सबसे पहले वो अपने अंदर टटोल लें कि वो क्यों आना चाहते हैं।
आईएएस में केवल किसी ऐसी नीयत से आए कि हमें बहुत अधिकार मिल जाएगा जिसका हम बहुत उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें ये मतलब कुछ और लाभ मिल जाएगा व्यक्तिगत, तो आईएएस में आने की कोशिश ना करें। आईएएस सेवा में अगर आना है तो ये सोच के आना चाहिए कि ये सेवा जो है ये पब्लिक की सेवा के लिए बनी हुई है और यहाँ आके हमें पब्लिक के लिए अधिक से अधिक काम करना है, अधिक से अधिक रिजल्ट देना है, परिणाम देना है। ये अगर आपका माइंडसेट है, ये एटीट्यूड है, तब आप आईएएस सेवा के लिए आएँ। और अगर आना है तो एक लगन के साथ परिश्रम करें, बिल्कुल कुछ और अपने दिमाग को इधर-उधर मत डालें, बिल्कुल लगातार परिश्रम करके इम्तिहान की तैयारी करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, आप आईएएस में सफल होंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, मॉडल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल समर्पित पब्लिक के लिए, दोनों को। तो ये थे हमारे साथ मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी। हमसे बात करने के लिए आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें जरूर लोगों तक पहुंचेगी और किस तरीके का बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, जिनसे हम लोगों ने इस बार बात की और उनकी बात सुनी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करना चाहिए, पॉलिटी में विश्वास नहीं, पॉलिसी में विश्वास करना चाहिए। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।